आज हम लोग देखेंगे गैल्वेनिक सेल क्या है, इसकी क्रियाविधि को डेनियल सेल का उदाहरण देकर समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना देरी के। तो सबसे पहले जान लीजिए गैल्वेनिक सेल क्या होता है। गैल्वेनिक सेल को हम विद्युत रासायनिक सेल के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे सेल जिनकी सहायता से हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, तो ऐसे सेलों को विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इस सेल की खोज गैल्वेनी तथा वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे गैल्वेनिक सेल तथा वोल्टी सेल के नाम से जाना जाता है। गैल्विन नामक वैज्ञानिक ने सन 1780 में इस सेल की खोज की और वोल्टा नामक वैज्ञानिक जो है उन्होंने 1800 में इस सेल की खोज की। इन्हें दोनों वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर इन्हें गैल्वेनिक सेल तथा वोल्टी सेल के नाम से जाना जाता है। अब चलिए हम विद्युत रासायनिक सेल को डेनियल सेल का उदाहरण देकर समझा रहे हैं। तो डेनियल सेल का जो निर्माण है सन 1836 में जॉन डेनियल ने किया, इसलिए इसे डेनियल सेल के नाम से जाना जाता है। डेनियल सेल जो है विद्युत रासायनिक सेल है, आप लोगों को पता है। इस सेल के द्वारा हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। तो इस विधि में हम दो पदार्थ का यूज करते हैं, जिंक और कॉपर का। ठीक है, इस सेल में हम दो पदार्थों को उपयोग करते हैं, जिंक और कॉपर का। आप लोग देख पा रहे होंगे ये सब कुछ लिखा हुआ, आप लोग बस इतना ही लिखना, बस आप लोग समझते जाइए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अब इसका निर्माण कैसे वो समझ लेते हैं डेनियल सेल। तो डेनियल सेल का निर्माण के लिए हम सबसे पहले दो पात्र लेते हैं। क्या लेते हैं? दो पात्र लेते हैं। प्रथम पात्र में हम जिंक सल्फेट का विलयन भर लेते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं दो पात्र हैं, फर्स्ट पात्र सेकंड पात्र है। ठीक है, तो दो पात्र लेते हैं। तो फर्स्ट पात्र में हम क्या भर लेते हैं? जिंक सल्फेट का विलयन भर लेते हैं और द्वितीय पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन भर लेते हैं। अब हम जिंक सल्फेट वाले विलयन में जिंक की छड़ को डुबो लेते हैं, जो एनोड के समान कार्य करती है, जिस पर ऋण आवेश पाया जाता है। और अब हम कॉपर सल्फेट वाले विलयन में कॉपर की छड़ को डुबो लेते हैं, जो कि कैथोड के समान कार्य करती है, जिस पर धन आवेश पाया जाता है। अब हम इन दोनों के बीच एक धातु की तार की सहायता से पात्रों को जोड़ लेते हैं, जिनके बीच में वोल्टामीटर लगा होता है। अब हम इन दोनों पात्रों के मध्य में एक लवण सेतु भी लगा लेते हैं, जो कांच का बना होता है, जिस पर जो लवण सेतु है उस पर हमें पोटेशियम क्लोराइड भर रहता है। ठीक है, जो लवण सेतु आप लोगों को पता है कि लवण सेतु का क्या उपयोग है। देखिए, लवण सेतु जो है इसके द्वारा दो विलयनों के मध्य विद्युत संपर्क होता है। इसके कारण दो विलयन आपस में कभी नहीं मिलते हैं, दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। किसके कारण? लवण सेतु के कारण। ये यू आकार की एक ट्यूब होती है। ठीक है ना, तो इन दोनों विलयनों के मध्य विद्युत उदासीनता बनाने के लिए और विद्युत संपर्क बनाने के लिए लवण सेतु लगाते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं इसका डेनियल सेल का निर्माण आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या आप लोगों को भाषा में लिखना है। बस ये डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद आप लोग को ये भाषा लिख देनी है बस। फिर इसके बाद सिर्फ आपको क्या लिखना है? इसकी क्रियाविधि लिखना है। तो क्रियाविधि में देख लेते हैं क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है इसकी, तो इस सेल के द्वारा जब हम ऊर्जा परिवर्तित होती है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होती हैं जो निम्न प्रकार के हैं। एनोड पर अभिक्रिया आप लोग जानते हैं। एनोड पर अभिक्रिया कैसे होगी? जब जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट में डुबोया जाता है, तो जिंक की छड़ में ऑक्सीकरण विधि द्वारा जिंक आयन तथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। इस पर क्या होगी? एनोड पर हमारी क्या होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, जिसके द्वारा जिंक आयन तथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। जिंक आयन जिंक सल्फेट में घुल जाते हैं, जिससे जिंक आयन की अधिकता हो जाती है। ये जिंक आयन लवण सेतु में उपस्थित पोटेशियम क्लोराइड से क्रिया कर ZnCl2 बना लेता है, जो ठोस होता है, जिससे पात्र की तली में जम जाता है। ठीक है ना, ये जो ZnCl2 वो हमारा क्या है? जिंक जो हमारा पात्र है उस पर जाके तली पे बैठ जाता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में ZnCl2 ये नीचे तली में बैठे हुए हैं। ठीक है, इधर अब क्या है कि जो हमारा होता है, तो इसमें क्या है कि जो जिंक आयन होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं। क्या मुक्त करते हैं? इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं। जिंक आयन जिंक सल्फेट में घुल जाते हैं, जिससे जिंक आयन की अधिकता हो जाती है। बाकी आप लोग ये नहीं लिखना चाहते हैं ये भाषा, तो सिर्फ आप अभिक्रिया दे दीजिए। इसके लिखने के बाद सीधे क्या करेंगे आप लोग? इसके लिखने के बाद सिर्फ आप लोग को अभिक्रिया समझाना है। ये वाली अभिक्रिया आप लोग लिख दीजिए। इस सेल में होने वाली निम्न अभिक्रियाएँ हैं। एनोड पर होने वाली अभिक्रिया Zn। ठीक है, जब अभिक्रिया कराते हैं एनोड पर, एनोड आप लोगों को पता है कि हमारा जिंक है, तो जब एनोड पर अभिक्रिया होगी तो इसमें क्या होगा? आयन मुक्त होंगे और इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी ये। और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया निम्न होगी कि जब कैथोड पर क्रिया होगी हमारी, तो वो हमारे जानते हैं कैथोड हमारी क्या है? कैथोड पर कैसे अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया होगी। तो अपचयन के लिए आप लोग को पता है उल्टा चलना पड़ता है ना हमको। तो इस पर अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो CU मतलब जो हमारे जब हमारा जो है
कैथोड जो है हमारा क्या है, Cu है, ठीक है। जब Cu का अपचयन होगा तो Cu इसमें भी आयन और इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, ठीक है। तो अब दोनों अर्ध जो है सेलों पर यह सेल में संपूर्ण रूप से संपन्न होने वाली अभिक्रिया निम्न है। अब दोनों को लेकर चलेंगे तो हम पता है आप लोगों को कि Zn और इधर से लेकर चलेंगे और इधर से Cu+ लेंगे तो टोटल हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, डीएनएल सेल का सचित्र उदाहरण है। बस आप लोग को इतना ही लिखना है। आप लोगों को क्या लिखना है, पहले आप लोग को बता देना विद्युत रासायनिक सेल क्या है, फिर इसके बाद बता देना डीएनएल सेल क्या है, फिर इसके बाद आपको ये डायग्राम बना लेना है जैसे कि इस पर बना हुआ है। फिर आपको ये पूरे डायग्राम बनाने के बाद इसका जो है क्रियाविधि लिखना है। क्रियाविधि लिखने के बाद आपको क्या करना है, रासायनिक अभिक्रिया लिखना है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद एनोड पर अभिक्रिया बताना है। एनोड पर सिर्फ आपको अभिक्रिया देना है, बाकी ये भाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये वाले यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। नहीं लिखना चाहते हो तो ये वाली मत लिखिए, ना तो ये वाली अभी कैथोड पर भी नहीं लिखिए। बस इसको पढ़ लीजिए, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए क्या क्या होता है। बाकी सिर्फ आप लोगों को एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना है, इस सेल में होने वाली निम्न अभिक्रियाएं, ठीक है। डायरेक्ट आपको अभिक्रिया बताना है एनोड, क्योंकि अभिक्रिया का ही नंबर आप लोगों को मिलेगा। तो एनोड पर होने वाली अभिक्रियाएं, एनोड पर इधर ऑक्सीकरण बस लिख दीजिएगा। एनोड पर आप लोग पता है हमारा जिंक होता है और कैथोड जो होता है हमारा Cu होता है, ठीक है ना। तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है मतलब निकलना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है निकलेंगे और मुक्त होंगे, ठीक है। आयन जो है मुक्त होंगे, निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, ठीक है। और जो अपचयन में आप लोग को पता है कि इसमें ग्रहण किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन और जो है हमारे आयन जो है ग्रहण किए जाएंगे इस पर, ठीक है, अपचयन में। तो दोनों अर्ध सेलों पर यह सेल संपूर्ण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं 12th और